नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए और कहानी के 10 पार्ट पहले से अपलोड हो चुके हैं। ये 11वां और अंतिम पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले के सारे पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कहानी के बाकी पार्ट्स को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उनके ऊपर जाने और गिरने के बीच में कितना समय लगा होगा? शंकर ने पूछा। सर, मुश्किल से 5 मिनट। मतलब हाथापाई की संभावना नहीं है? संभव ही नहीं है सर, वो तो सीसीटीवी में भी दिख जाएगा। ओके, और कोई विशेष बात हो तो आप बताना चाहेंगे? सर, हमने अपने लोकल आयकर विभाग को इस रेड के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी, अतः इस बात की संभावना नहीं है कि गौरी देवी को इस छापे के बारे में पता हो। हाँ पांडे जी, क्या दूसरे अधिकारी का भी यही कहना है? जी सर, मुझे कुछ कहना है। हाँ बताइए सर, शंकर बोले। सर, रतन बहुत गुस्से में ऊपर गया था, तो स्वाभाविक है कि गौरी देवी को बुरा ही लगा होगा। जब रतन स्किड हुआ तो गौरी देवी उनके सामने ही थी। रतन को गिरता देख उन्होंने जाने दिया, जबकि वो उसे पकड़ सकती थी, और मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया। दिखाइए सीसीटीवी फुटेज, शंकर बोला। सभी के सामने सीसीटीवी फुटेज को चालू किया गया। स्क्रीन बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं था और कवरेज भी दूर का था, इसलिए उस वक्त क्या हुआ था ये दिख नहीं रहा था बराबर। शंकर ने देखा कि रतन गुस्से में तेजी से उसकी ओर हाथ उठाए हुए आ रहा है, मतलब वो उसे मारना चाहता था। परंतु उसके एकदम नज़दीक आने से पहले ही उसका एक पैर स्लिप हुआ और बैलेंस बिगड़ गया। वो एकदम से गौरी के नज़दीक से नीचे गिरने को हुआ। गौरी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। गौरी का एक हाथ उसके सीने के ऊपर और दूसरा हाथ पीठ की तरफ था, पर वो नीचे गिर गया। देखिए सर, मैंने कहा था ना कि गौरी देवी चाहती तो उसे रोक सकती थी, परंतु बदले की भावना में उसे छोड़ दिया। ये तो मर्डर है सर। बचाव पक्ष के वकील साहब, आप बोलिए। सर, फुटेज से ये साबित होगा कि गौरी देवी की मंशा क्या है। इसमें तो बल्कि ये दिख रहा है कि उसने रतन को बचाने की पूरी कोशिश की, परंतु बचा नहीं सकी। और वैसे भी गुस्से में आदमी का बैलेंस बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। सर, रतन इतने गुस्से में था कि खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर वो शांत मन से ऊपर गया होता तो शायद स्लिप ही नहीं होता और बच जाता। गौरी देवी आपको, ये शंकर बोल ही रहा था कि गौरी अचानक गस खाकर नीचे गिर गई। गिरते वक्त उसका सिर बेंच से टकराया और वो बेहोश हो गई। शंकर से ये सब अचानक देखकर घबरा गया। वो तेजी से अपनी सीट से उठा और गौरी के पास आ गया। गौरी गौरी चिल्लाते हुए, गौरी उठो गौरी, शंकर चिल्लाया। उसने गौरी को गोद में उठाया और बाहर की ओर भागा। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और वहीं बैठ गया। गौरी का सर उसकी गोद में था और वो एकदम हाँफ रहा था। तभी दौड़ते हुए उसके पिताजी भी वहां आकर आ गए। सर, आप पीछे आइए, ड्राइवर सीधे हॉस्पिटल ले चलो। वो अब भी हाँफ रहा था। ड्राइवर गाड़ी दौड़ाते हुए सीधे हॉस्पिटल ले गया। गाड़ी से उतरकर उसने गौरी को गोद में उठाकर निकाला और स्ट्रेचर पर रख दिया। उसको तेजी से इमरजेंसी में ले जाया गया। वो डॉक्टर के रूम के बाहर ही बैठा था। 10-15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, देखिए, लगता है गिरते वक्त इनके शरीर पर चोट लगी है, इसलिए बेहोश हो गए हैं। इनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करके वेंटिलेटर पर रखते हैं, फिर आगे की जांच करेंगे। उनके साथ कौन है? मैं हूँ डॉक्टर, और उनके पिताजी हैं। ठीक है, आप ये दवाइयाँ ले आइए, डॉक्टर बोले। शंकर ने पर्ची उसके पिता के हाथों से ले ली और कहा, आप बैठिए सर, मैं लेकर आता हूँ। गौरी के पिता आश्चर्यचकित थे कि शंकर गौरी को अब भी प्रेम करता है और वो उसकी चिंता कर रहा है। थोड़ी देर में गौरी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की प्रक्रिया चालू कर दी। लगभग 3 घंटे बीत गए थे। शंकर और गौरी के पिता बाहर ही बैठे थे। वहाँ पर पुलिस भी तैनात थी, परंतु अब तक गौरी को होश नहीं आया था। तभी नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन है? उन्हें डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। शंकर और मिस्टर आहूजा दोनों उठकर अंदर गए। जी डॉक्टर साहब, बताइए, शंकर बोला। देखिए, क्या आपको इनकी परिस्थिति का कुछ ज्ञान है? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब, गौरी के पापा बोले। मिस्टर आहूजा,
आपकी बेटी कई दिनों तक भयंकर यौन हिंसा की शिकार हुई है। उसके शरीर में जगह जगह चोट के निशान हैं और उनके निजी अंगों को तो नोचा खरोचा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया पिया नहीं है। न्यूट्रिशन की भारी कमी है उसके शरीर में। ये सब क्या है मिस्टर आहूजा? आप इतने बड़े अधिकारी हैं, अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते? आहूजा जी रोने लगे और शंकर तो ये सब सुनकर सन्न रह गया। उसका दिमाग शून्य हो गया। फिर अचानक उसने डॉक्टर से कहा, क्या मैं वो सारे निशान देख सकता हूँ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं एक जज हूँ और मैं ही इनके केस की सुनवाई कर रहा हूँ और ये सब देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जज साहब, बिना इनके घर वालों की अनुमति के मैं आपको नहीं दिखा सकता। डॉक्टर बोले, उनके फादर यहीं खड़े हैं, आप उनसे परमिशन ले लीजिए। शंकर बोला। डॉक्टर ने मिस्टर आहूजा की तरफ देखा तो मिस्टर आहूजा ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है मिस्टर आहूजा, आप बाहर जाइए। नर्स, जज साहब को सारे चोट के निशान दिखा दो। ये कहकर वो भी बाहर निकल गए। शंकर वहीं स्टूल पर बैठ गया और नर्स ने गौरी के जब कपड़े हटाए तो शंकर एकदम व्यथित हो गया। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान थे। कुछ जगहों पर तो खून जम गया था और इसके निजी अंगों पर ढेर सारी खरोंचों के निशान थे। उसने धीरे से अपनी उंगली से उसकी एक चोट पर रखा और जैसे उसे गौरी के स्पर्श का एहसास हुआ वो टूट गया और फफक कर रो पड़ा। उसकी आंखें छलछला गई। वो गौरी के हाथ को अपने चेहरे से लगाकर रोने लगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं गौरी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो रोए जा रहा था। उस राक्षस ने मेरी गौरी का क्या हाल बना दिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने देता, कभी भी नहीं होने देता। तुम बस ठीक हो जाओ गौरी, भगवान के लिए ठीक हो जाओ। वो काफ़ी देर तक सुबकता रहा, फिर थोड़ा शांत हुआ। गौरी के पिता बाहर ही थे पर गौरी को होश नहीं आया था। शंकर बाहर आया। सर आप घर जाइए, मैं यहीं पर रुका हूँ। घर पर गौरी की मम्मी चिंता कर रही होंगी। नहीं, आप बल्कि घर चले जाइए सर, मैं यहीं पर हूँ। गौरी के पापा बोले। मैं कह रहा हूँ ना सर, आप जाइए, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। गौरी के पापा उसका ये लहजा देख मना नहीं कर पाए। उनके लिए तो ये सुखद था कि शंकर खुद से गौरी की देखभाल कर रहा था। वो घर पर आ गए। क्या हुआ जी, इतनी देर कैसे हो गई? पुष्पा देवी ने पूछा। कुछ नहीं पुष्पा, गौरी अचानक बेहोश हो गई कोर्ट रूम में। ओह, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने बताया कि ये बेहोशी उसकी शारीरिक कमजोरी की वजह से है। तो आप उसे अकेले छोड़कर कैसे आ गए? वो अकेली नहीं है, उसके पास शंकर है। क्या? क्या कहा आपने? शंकर? हाँ शंकर। कोर्ट रूम में जब वो गिरी तो शंकर ही दौड़कर सबसे पहले आया। उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले गया। वहीं उसकी देखभाल कर रहा है और खर्चा भी वही कर रहा है और उसको बहुत चाहता है पुष्पा। वो नफरत की चादर जो उसके मन पर चढ़ी थी वो शायद धुल गई है। अब शायद उसके फैसले पर उसका असर हो। तुम उसके लिए टिफ़िन दे दो, मैं वापस जाऊंगा और चिंता मत करो। ठीक है जी, कहकर पुष्पा देवी टिफ़िन बनाने चली गई। इधर शंकर ने डॉक्टर से पूछा, कब तक होश में आ जाएगा डॉक्टर साहब? कुछ कह नहीं सकते सर, कमजोरी काफ़ी है। हो सकता है रात को ही आ जाए या कल सुबह तक आए। आप घर क्यों नहीं चले जाते जज साहब? आप क्यों रुके हैं? इस प्रश्न का शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप उठा और गौरी के पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। वो एकदम गौरी को देख रहा था, एकटक गौरी को देख रहा था। कितनी खुशियों के पल उसके साथ बिताए थे, सब उसकी आंखों के सामने झिलमिला गए। तभी उसके पापा अंदर आए। सर, मैं ये आपके लिए टिफ़िन लाया हूँ, प्लीज़ खा लीजिए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूँ। काफ़ी देर से आपने कुछ खाया नहीं है सर, प्लीज़ ले लीजिए। क्षमा कीजिए सर, पर ये टिफ़िन आप बाहर जो दो सैनिक बैठे हैं उन्हें दे दीजिए, उनके लिए तो आफत ही हो गई है। आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिए और आप बाहर जाकर थोड़ा सो जाइए। मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है सर, कहकर आहूजा जी बाहर आ गए। सुबह 4 बजे के करीब गौरी को होश आया। उसने चारों ओर कमरे में नज़र घुमाई, उसे कोई नहीं दिखा। फिर अचानक बगल में उसकी नज़र गई।
शंकर स्टूल पर बैठा था और उसका सिर दीवार पर टिका था। शायद उसकी आंख लग गई थी। उसने उसे नहीं जगाया। वो बहुत देर तक उसकी ओर आश्चर्य से देखती रही कि ये यहाँ कैसे है और मैं यहाँ कैसे आई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वो कोर्ट रूम में खड़ी थी और फिर अचानक उसका दिमाग गुम हो गया था। फिर उसे समझ में नहीं आया कि वो शायद हॉस्पिटल में है और शंकर ही उसे शायद वहाँ लेकर आया हो। वो अब भी वेंटिलेटर पर थी। बहुत देर तक शंकर को देख लेने के बाद जब उससे नहीं रहा गया तो वो उसे छूने के लिए उसके हाथ को टच किया। इससे अचानक शंकर जाग गया। ओह, आपको होश आ गया। चलो अच्छा हो गया। अब आप सेफ हैं। मैं चलता हूँ, शंकर उठते हुए बोला। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। शंकर रुक गया। नाराज हो मुझसे? हाँ, ठीक ही है। तुम्हारी नाराजगी जायज़ है शंकर। आज मैंने देख लिया कि कितना प्यार करते हो मुझसे। बहुत प्यार करते हो ना। रात भर मेरे लिए यहीं बैठे रहे, कुछ खाया पिया नहीं। पर मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ शंकर। मैं अब अपवित्र हो गई हूँ। तुम मुझे फांसी दे दो, गौरी बोली। शंकर उसकी ओर न देखकर इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसके आंसू निकलने के लिए बेताब थे और वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। गौरी आगे बोली, क्योंकि सच यही है शंकर कि मैं चाहती तो उसे पकड़ सकती थी, पर उसने मुझे इतनी तकलीफ दी थी कि मैंने सोचा कि यही बेहतर है और उसे जाने दिया। गौरी बोली, देखिए आज आपकी पेशी है, अगर आपको बेहतर लगे तो आइए, अन्यथा मैं आपके बगैर ही फैसला सुना दूंगा। यह कहकर वो बाहर निकल गया। गौरी उसे बाहर जाते हुए देखती रही। बाहर निकलकर उसने अपने पापा को जगाया। सर, आपकी बेटी को होश आ गया है। अब वो सेफ है। मैं चलता हूँ, तैयार होकर कोर्ट जाना है। कल का फैसला अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना है। अगर उसे ठीक लगे तो आप उसे कोर्ट लेकर आइए, वरना अपने वकील को ही भेज दीजिए और उसे एडमिट रहने दीजिए। मैं गार्ड को बोल देता हूँ, शंकर बोला। धन्यवाद सर, आपने बहुत मदद की। नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था, कहकर शंकर निकल गया। मिस्टर आहूजा अंदर गए तो गौरी को जागा हुआ देखकर खुश हो गए। उन्हें रोना आ गया और वो वहीं स्टूल पर बैठकर सुबकने लगे। गौरी ने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, पापा आप क्यों रो रहे हैं? अब तो मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं बेटा, तुझे होश में देखकर मुझे रोना आ गया। मुझे क्या हुआ था पापा? कुछ याद नहीं आ रहा। तू कोर्ट रूम में अचानक चक्कर खाकर गिर गई थी बेटा, और गिरते वक्त सिर पर बेंच से चोट लग गई, इसके कारण तू बेहोश हो गई थी। ओह, तो मुझे यहाँ कौन लाया? आप लाए? जी नहीं बेटा, तुम्हें गिरा देखकर शंकर दौड़कर आया और तुम्हें अपनी गोद में उठाया और अपनी ही गाड़ी में डालकर तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लाया। उसी ने सारा खर्च किया बेटा, और यहाँ से टस से मस नहीं हुआ जब तक कि तुमको होश नहीं आया। गौरी की आंखों से आंसू निकल गए। वो मुझे बहुत चाहता है पापा, पर मैंने उसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं। मैं थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि आज वो मुझसे बिना कुछ कहे निकल गया। इतने दिन की नाराज़गी क्षण भर में नहीं जाएगी बेटी, उसे थोड़ा मौका दे। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, जल्दी ही समझ जाएगा। आज तुम्हारा फैसला होना है बेटा। मैं वकील अंकल को भेज देता हूँ कोर्ट, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पापा, कहकर वो सोने की कोशिश करने लगी। इधर कोर्ट रूम में दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे। शंकर ने कहा, देखिए मैंने दोनों पक्षों को सुना है, गवाहों के बयान भी सुने हैं और सीसीटीवी फुटेज भी देखा है। एक बात तो साफ है कि इसके पीछे किसी भी प्रकार की साजिश या इरादा तो नहीं दिखाई देता। मतलब इरादतन हत्या का तो बिल्कुल भी मामला नहीं लगता। दूसरा, गौरी देवी के हाथ दोनों ओर, मतलब कि सामने और पीछे हैं, जबकि धक्का देते वक्त हाथों का पीछे होने की संभावना नहीं है। अतः यह कहना भी उचित नहीं है कि उसने धक्का दिया। अब यह बात कि वो उसको पकड़ सकती थी, इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आदमी जब पहले से तैयार होता है तभी वह पकड़ पाता है। अचानक से ऐसी स्थिति हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका शारीरिक बल काम करे और वो उसको पकड़ पाए। अतः सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सिद्ध होता है कि यह घटना मात्र एक दुर्घटना थी
और गौरी देवी का इस घटना से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए यह कोर्ट प्रकरण क्रमांक 6531 में रतन सेन की हत्या के जुर्म से गौरी देवी को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी करता है। यह कोर्ट शासन को यह भी आदेश देता है कि गौरी देवी की नौकरी ससम्मान लौटाई जाए। द कोर्ट इज एडजर्न कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। वकील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत मिस्टर आहूजा को फोन लगाया। भैया, कोर्ट ने गौरी को बाइज्जत बरी कर दिया। क्या? हाँ भैया, जज साहब ने गौरी को दोष मुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया और उसे वापस नौकरी पर रखने के आदेश भी जारी कर दिए। यह सुनते उसके पापा जोर जोर से रोने लगे। आसपास में सबकी नजरें उधर ही घूम गई। क्या हुआ पापा, आप इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? शंकर ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया है बेटा। गौरी एकदम स्तब्ध थी। वो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की धार बह गई। उसने तुम्हारी नौकरी भी लौटा दी है बेटा। अभी वकील अंकल ऑर्डर्स लेकर जेल जाएंगे और तुम्हें छुड़ाने के लिए सारी कार्रवाई करके सीधे यहीं आएंगे। गौरी एकदम चुप थी। उसकी आंखें लबालब भरी थी। शंकर का चेहरा उसकी आंखों के सामने झिलमिला रहा था। थोड़ी ही देर में वकील साहब जेल से सारी औपचारिकताएं पूरी करके आ गए। उनके साथ जेल से एक सैनिक भी आया जो गौरी से दस्तखत लेकर उसे आदेश की प्रति देकर चला गया। मिस्टर आहूजा ने भी तब तक हॉस्पिटल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। फिर वो गौरी को लेकर घर चले गए। शाम को करीब 7 बजे उसके घर का डोरबेल बजा। मिस्टर आहूजा और पुष्पा देवी वहीं लॉन में बैठे थे। उन्हें लगा वकील साहब आए होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने शंकर खड़ा है। अरे आइए सर, गौरी के पापा बोले। आप मुझे सर मत कहिए प्लीज़, मेरा नाम शंकर है। आप मुझे शंकर कह सकते हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है? मैं उसे ले जाने आया हूँ। ये सुनते ही गौरी के माता पिता की आंखें छलछला गई। उन्होंने इशारे से कहा, ऊपर। आप परमिट करें तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? गौरी के पापा ने डबडबाई आंखों से सिर हिलाकर हाँ कहा। शंकर ये देखकर सीधा ऊपर चला गया। गौरी का कमरा खुला हुआ था। शंकर ने दरवाजे से देखा कि गौरी हाथ में अपनी और शंकर की तस्वीर लिए चुपचाप बैठी हुई थी। वह धीमे से चलते हुए भीतर तक गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। गौरी चौंक कर पलटी। तुम्हें ले जाने के लिए दोबारा शादी करनी पड़ेगी कि ऐसे ही चलोगी? शंकर ने मुस्कुराकर पूछा। ये सुनते ही गौरी टूट गई। वो शंकर से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ले चलो शंकर, मुझे ले चलो, वो जोर जोर से ये बोलकर रो रही थी। शंकर उसे रोते हुए ही गोद में उठाए और उठाए उठाए ही हॉल की से होते हुए गाड़ी तक लाए। ड्राइवर उन्हें देखते ही दरवाज़ा खोला और शंकर ने उसे पिछली सीट पर बिठा दिया और वापस अंदर गया और उसके मम्मी पापा के पैर छुए। गौरी के माता पिता की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। फिर शंकर वहाँ से बाहर निकल आया और गाड़ी में बैठ गया। उसने गौरी की ओर देखा और उसका माथा चूम लिया। फिर कहा, चलो घर चलते हैं, और गाड़ी निर्बाध गति से अपने मंजिल की ओर निकल गई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, कहानी जब भी हमारी ख़त्म होती है तो हम उसका संपूर्ण पार्ट भी लेकर के आते हैं, सभी पार्ट का एक साथ। अब आगे से वो संपूर्ण पार्ट नहीं आएगा, इसलिए सभी पार्ट्स आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे पार्ट्स पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली अगली नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।